अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सासाराम से आ रही बड़ी खबर के साथ। पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 2 अपराधियों को मार गिराया है। अपराधी प्रभात उर्फ सोनू गुप्ता और सुरेश राम के पैर में गोली मारी गई। अपराधियों ने शिक्षक का अपहरण कर रखा था। पुलिस ने 7 अपराधी को गिरफ्तार किया। 2 पिस्टल और 15 कारतूस भी बरामद हुए। कोचस के मध्य विद्यालय कपसिया के शारीरिक शिक्षक दिलीप कुमार का इन्होंने अपहरण किया था। अपराधियों ने 5 लाख की फिरौती मांगी थी। शिक्षक दिलीप कुमार को मुक्त कराया गया है। नगर थाना के तकिया में यह मुठभेड़ हुई है। सासाराम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस की गोली का शिकार हुए दोनों अपराधी इस समय आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। अपराधी प्रभात उर्फ सोनू और सुरेश राम के पैर में गोली लगी है। अपराधियों ने शिक्षक का अपहरण कर रखा था। पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। 2 पिस्टल और 15 कारतूस भी बरामद हुए हैं। कोचस के मध्य विद्यालय कपसिया के शारीरिक शिक्षक दिलीप कुमार का अपहरण किया गया था। अपराधियों ने 5 लाख की फिरौती मांगी थी। शिक्षक दिलीप कुमार को मुक्त करा लिया गया है। नगर थाना के तकिया में यह मुठभेड़ हुई है। तस्वीर देखिए, 2 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर प्रभात उर्फ सोनू गुप्ता, दूसरी सुरेश राम की। दोनों के पैर में गोली मारी गई है। पुलिस के साथ ये एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी है। दोनों अब चलने की स्थिति में नहीं है। ऑपरेशन लंगड़ा बिहार में लगातार पुलिस चला रही है और उसी की वानगी है ये दोनों तस्वीरें। इन्होंने एक शिक्षक का अपहरण किया था। पुलिस ने इन दोनों के पैर में गोली मारने के अलावा 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और अब इस पूरे मामले में लगातार एक्शन जारी है। बंद के दौरान अब अपने गांव जा रहे थे रूपी बांध, और इसी बीच में उनको कार से अपहरण कर लिया लोग और काफ़ी चिंताजनक था और पैसे के भी डिमांड कर रहे थे लोग। इसके बीच में प्रशासन ने अपनी साहसिक कदम उठा करके हम लोगों को सबको गिरफ्तार किया है। हम प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। पैसा भी मांगा जा रहा था? पैसा मांगा जा रहा है। कितना फिरौती मांगा जा रहा था? 5 लाख मांग रहा है सर। बस गोली लगी है सर। देखिए, कोचस में की घटना है। कोचस में अपहरण हुआ था, उसी को लेके जो है रेड की गई थी जिसमें ठीक है जो है किडनैपिंग का मामला था। कल कोचस थाना अंतर्गत में कपसिया के आसपास में किडनैपिंग हो गई थी एक शिक्षक की और उससे रैंसम मांगा जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि कहाँ पर छुपे हैं या जो भी रैंसम का उन लोगों ने डिमांड किया था उसको पुष्टि के लिए या आगे के जो कार्रवाई की पुलिस को उसको करने के लिए उस जगह पर हम इन लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर छुपा के रखा है। तो वहाँ पे उन लोगों ने अचानक से फायरिंग किया, जिसके आत्मरक्षा पुलिस ने भी इधर से फायरिंग की है। 2 लोगों को गोली लगी है। सासाराम में भी इनकाउंटर की खबर है। जिस तरह से अपराधियों के मनोबल बढ़े हैं, उसके बाद रोहतास पुलिस ने यह कार्रवाई की है और रोहतास पुलिस ने एक अपहरण के मामले को सुलझाने के दौरान जो है 2 अपराधियों के पैर में गोली मारी है। इस पिछले कुछ दिनों में यह बड़ी वारदात पहली बार देखने को मिली है। जिस तरह से रोहतास में इनकाउंटर की वारदात हुई है, पैर में गोली मारी गई है। कैमूर जिला के दोनों अपराधी हैं, एक प्रभात कुमार है और दूसरा सुरेश राम है। ये दोनों कैमूर जिला के रहने वाले हैं। एक मुजान के रहने वाले हैं सुरेश राम, जबकि जो गोली लगी है एक सोनू गुप्ता और प्रभात वो बिलोई के रहने वाले हैं जो कैमूर जिला में होता है। बताया जाता है कि एक शिक्षक का अपहरण हुआ था रोहतास जिला के कोचस के पास। एक शिक्षक एक मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षक थे, उनका अपहरण कर लिया गया था कपसिया में। और अपहरण के बाद जो है पुलिस इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर थी। मैं बता दूं कि इसी जो ट्रामा सेंटर है, वहाँ ट्रामा सेंटर में जो जिन अपराधियों को गोली लगी है उन लोगों को रखा गया है। बता दें कि 7 अपराधी इसमें गिरफ्तार हुए हैं और तकिया जो मोहल्ले है वही एक अर्धनिर्मित मकान में सभी को रखा गया था और सभी को उसी तकिया के एक अर्धनिर्मित मकान में जो अपहरण करता है उसे रखा गया था और उसे भी अपराधियों से प्रशासन ने मुक्त करा लिया है। और मौके पर से 2 देसी कट्टा 15 कारतूस भी बरामद हुए हैं और कुल 7 अपहरणकर्ता
जो हैं वो फिलहाल पकड़े गए हैं, जिसमें 2 को गोली लगी है, पैर में गोली लगी है। उन सभी का इलाज चल रहा है। रोहतास के एसपी रोशन कुमार खुद इस पूरे मामले को अपनी निगरानी में देखरेख कर रहे हैं। तो इस प्रकार सासाराम में भी इनकाउंटर की खबर से अपराधियों के बीच हड़कंप की स्थिति हो गई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और एनसीबी पटना की बड़ी कार्रवाई सामने आई। तस्कर के पास से 7 किलो अफीम जब्त की गई। बेतिया के सनीचारी चौक के पास उन्हें पकड़ा है। बस से अफीम के साथ तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। नेपाल से यह अफीम की आपूर्ति हो रही थी। पुलिस यूपी में अफीम की सप्लाई करनी थी, यह पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एनसीबी पटना की बड़ी कार्रवाई, तस्कर के पास से 7 किलो अफीम जब्त की गई। बेतिया के सनीचारी चौक के पास उन्हें पकड़ा है। बस से अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। नेपाल से अफीम लाई जा रही थी और उत्तर प्रदेश में इसकी सप्लाई होनी थी। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खबर गोपालगंज से, जहां सीएम नीतीश कुमार का फर्जी ओएसडी बनकर एसपी अवधेश दीक्षित को कॉल करने वाले 2 शातिर को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कुचायकोट थाना के मुर्गिया के रहने वाले कांग्रेस नेता हसीब अख्तर खान और कटिया थाना के जयपुर के रहने वाले शेख जहरुल हक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर थानेदार की पोस्टिंग के जरिए एसपी के पास सीएम नीतीश का ओएसडी बनकर पैरवी का आरोप है। इस मामले में साइबर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और पटना सिटी में पुलिस ने कार से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। आलमगंज थाना के गायघाट इलाके में पुलिस ने छापेमारी की और 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक छपरा से शराब की खेप को लाया जा रहा था। और गोपालगंज से बड़ी खबर है। मद्य निषेध विभाग का बड़ा एक्शन जारी है। ट्रक से शराब की बड़ी खेप को जब्त किया गया। ट्रक से 1856 लीटर शराब बरामद है। ट्रक के साथ एक बाइक भी जब्त की गई है। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। यूपी से शराब की खेप को लाया जा रहा था। बड़ी खबर इस समय गोपालगंज से, जहां मद्य निषेध विभाग का यह बड़ा एक्शन। ट्रक से शराब की बड़ी खेप जब्त हुई है। ट्रक से 1856 लीटर शराब बरामद हुई है। और खबर मोतिहारी से है, जहां पुलिस ने जब्त शराब को नष्ट कर दिया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पताही थाने में 1876 लीटर शराब को नष्ट किया गया है। वहीं राजेपुर थाना में भी सीओ की मौजूदगी में 2567 लीटर शराब को जेसीबी चलाकर नष्ट किया गया है। तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं मोतिहारी से, ये तस्वीरें जहां शराब को नष्ट किया जा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, जहां पर शराब की ये अवैध खेप थी जिसको नष्ट किया गया है। 2 अलग थानों की ये तस्वीरें, जहां एक कर जेसीबी की मदद से शराब को नष्ट किया गया है। और छपरा के इशुआपुर में महावीरी अखाड़े के दौरान डांसर्स ने ठुमके लगाए हैं। डांसर्स के ठुमके पर लोग झूमते दिखे। अखाड़ा जुलूस में एक तरफ लोग पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन करते दिखे, वहीं दूसरी तरफ डांसर्स ने डांस किया। जिला प्रशासन ने डीजे और डांस पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन पूजा समिति वाले नहीं माने। डांसर्स के ठुमकों पर लोग फिदा दिखे। बड़ा सवाल है कि अखाड़ा जुलूस में डांसर्स का क्या काम है। और पटना में बारिश का असर कम होने के बाद भी एक इलाके के लोग बीते 10 दिनों से जल कैदी बने हुए हैं। दानापुर के अभिमन्यु नगर इलाके में जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। करीब 50,000 की आबादी जल कैदी बनने को मजबूर है। स्थानीय लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। राजधानी पटना के दानापुर इलाके में है और अभिमन्यु नगर के नाम से इस इलाके को जाना जाता है। थोड़ी यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, देख लीजिए। यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है, लेकिन पिछले कई दिनों से जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी मुसीबतों में घिरे हुए हैं, परेशानी झेल रहे हैं और इनका सूरत हाल लेने वाला कोई नहीं है। वाकई में ये जो तस्वीर है चौंकाती है
कि क्या राजधानी पटना की ये तस्वीर वाकई में ये राजधानी पटना है जिसको स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है। और ये तस्वीर जो है कई सवाल खड़े करती है। इस इलाके के जो रहने वाले लोग हैं, थोड़ी उनकी स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो किस हालात में रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। कब से ऐसी स्थिति बनी हुई है इस इलाके की और कौन सा ये इलाका है? तकरीबन 10 दिन हो गए हैं जब तेज बारिश 10 दिन हो गए हैं जब तेज बारिश हो रही थी। उस समय जो हमारा एरिया था उस समय इसमें पानी की समस्या नहीं थी, एक स्कूल के पास था, उसके अलावा कहीं नहीं था। लेकिन बारिश जैसे जैसे कम हुई है, लोगों ने पता नहीं कहां से पानी जो पंप किया है दूसरे इलाकों से, यहाँ पे ये रोज अब बढ़ता जा रहा है। बाकी जगहों पे घट गया है और यहाँ पे धीरे धीरे करके रोज पानी 1 इंच करके बढ़ता जा रहा है। सारे जगह घूम लिए, सारे जो भी पदाधिकारी है सबको फोन करते रहे, कोई फोन नहीं उठाता है। यहाँ स्थानीय विधायक हैं, वो तो जेल में ही हैं। मीसा भारती, इन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश किया गया, ये कोई यहाँ पे नहीं है। सब लोग दिल्ली बैठे हुए हैं, मजे से रह रहे हैं। यहाँ कोई हम लोग को देखने वाला नहीं है। फैला हुआ है, जल जमाव है, लगता नहीं कि जान खतरे में? जान खतरे में क्या, हम लोग की मजबूरी है कि ऐसे स्थिति में हम लोग रह रहे हैं। सुबह 6 बजे से हम लोग सारे लोग भूखे प्यासे 22 से। हाँ जी, लेकिन उससे पहले से और लोग रहना है। तो 22 से कभी आपने ऐसी तस्वीर देखी? जी नहीं, कभी नहीं ऐसी देखी थी। पानी होता था लेकिन सड़क के दोनों तरफ जो खेत हैं या खाली जमीन है वहाँ पानी लगता था। एक बड़ा सवाल राजधानी पटना के अभिमन्यु नगर की तस्वीर को देखकर खड़ा हो रहा है। आखिर कब मिलेगी इन्हें अपनी समस्या से निजात? कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, अभिमन्यु नगर, दानापुर, पटना। अब बिहार के योग शिक्षकों ने सेवा नियमितीकरण समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर पटना में अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। योग ट्रेनरों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर गले में जंजीर बांधकर प्रतीकात्मक विरोध भी किया। अपनी मांग को लेकर उन्होंने सरकार से गुहार लगाई। योग प्रशिक्षकों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। कई साल से सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनावी साल है, एक बार फिर से जेडीयू कार्यालय, बीजेपी कार्यालय के सामने इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और सभी जगह से थक हार के अब सीधे न्यूज़ 18 दफ्तर पहुंच गए हैं। और न्यूज़ 18 के बाहर देख सकते हैं तमाम जो योग प्रशिक्षक हैं वो किस प्रकार से अनोखे तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपको मैंने ही लाया है, आपको जब मैंने लाया है तो मैं भी आपका कार्य करूंगा। लेकिन आज तक लगातार 5 साल तक उनसे मिलते आ रहे हैं। ये हम देख रहे हैं जंजीर लगाए हुए हैं। जी जी, ये जंजीर में जकड़े हुए हैं, क्यों? ये सबसे बड़ा कारण है कि योग का जो पूरा प्रारूप है, सिद्धांत और क्रिया, सरकार ने सिर्फ योग को बंदी बना लिया। उसे सिर्फ एक क्रिया का भी अल्पकालिक। आप लोगों की बहाली तो सरकार ने की है। जी जी, सरकार ने की है। अब क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो, हमारा स्थायीकरण हो। नहीं होता है सर, हम लोग का घर से हम लोग को 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और एक सेंटर में 10 दिन जाना पड़ता है। इस तरह करके हम लोग को 3 सेंटर दिया गया है, किसी को 2 सेंटर दिया गया है, किसी को 1 ही सेंटर दिया गया है। एक दिन में 250 रुपए खर्च होता है, दिया जाता है। एक सेंटर फिक्स नहीं है आप लोग? नहीं, एक दिन में 250 रुपए वेतन दिया जाता है, लेकिन हम लोग का खर्च जाने आने में 400 रुपए खर्च हो जा रहा है। जिले के सभी प्रखंडों में इनसे ड्यूटी ली जाती है। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहां पर इनकी ड्यूटी लगाई गई है। हैरानी की बात यह है कि लगभग 4 से 5 साल हो गए, लेकिन अब भी डेली बेसिस से मुक्ति नहीं मिली है। ऐसे में अब जंजीर बांधकर जो है प्रतीकात्मक रूप से विरोध जता रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हमारी गुहार सुनो सरकार, क्योंकि चुनावी साल है और हर सेक्टर के लिए सरकार ने तिजोरी खोल रखी है। तो योग प्रशिक्षक भी उम्मीद भरी नजरों से सरकार को देख रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में एसआईआर पर निर्वाचन आयोग का बयान, केवल 99,000 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। हटाए गए 65 लाख में से केवल 1.6% लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। अगर इसे आंकड़े में समझे तो 99,000 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। सूची में 4 से 5% गलती सामान्य बात होती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि केवल 2 बूथ लेवल एजेंटों ने शिकायत दर्ज कराई है, बाकी की खुद से लोग शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में विपक्ष, खासकर राजनीतिक दल जो विरोध कर रहे थे, उनके बीएलए निर्वाचन आयोग तक शिकायत लेकर नहीं पहुंच रहे। कुल 99,000 लोगों ने अब तक
जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। 65 लाख में से अगर 99,000 का प्रतिशत निकाले तो 1.6% ये होता है जो आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे हैं। इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि 4 से 5% गलती सामान्य बात होती है, लेकिन अगर 1.6% ही लोग आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे हैं तो इस इलेक्शन कमीशन इसे एक अच्छी खबर मान रहा है। आर्थिक सुधारों पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान सामने आया। हम जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है, पहले की सरकारों ने देश को उलझाए रखा। देश में महंगाई काबू में है। हमारी कंपनियां रिकॉर्ड धन जुटा रही हैं। देश में मुद्रास्फीति और ब्याज दरें कम है। देश में जीएसटी सुधार में तेजी से काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कि दीपावली तक जीएसटी में बड़े सुधार के पूरे हो जाएंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान, उन्होंने कहा है कि आर्थिक सुधारों पर ये उन्होंने बयान दिया, हम जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पहले की सरकारों ने देश को उलझाए रखा। और गोपालगंज के पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे का पार्थिव शरीर गोपालगंज लाया गया। कोचाई कोट के पैतृक गांव रमजीता में उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन को लेकर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। कल उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिवंगत काली प्रसाद पांडे 1980 में पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने, जबकि 1984 में जेल में रहते हुए कांग्रेस की लहर में निर्दलीय सांसद चुने गए थे। उनका राजनीतिक सफर 4 दशक से ज्यादा समय तक चला। साल 2020 में आखिरी बार कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े थे। पूर्व सांसद के निधन पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, मंत्री जनक राम, सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन समेत कई राजनीतिक दल के नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सांसद काली पांडे का शुक्रवार को दिल्ली में निधन हो गया था। हमारे गार्जियन अभिभावक पिता तुल्य थे। सन 84 से लेकर के हमारा परिवार उनके इंतकाल जुड़ा रहा। बाबा भी थे, पापा भी थे, नाती भी है और इस परिवार से जुड़ा रहेगा। काली पांडे ने जो काम किया है वह गोपालगंज जिला सहित पूरे बिहार के लिए अविस्मरणीय है। उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। काली पांडे जी की यादें अब आंखों में आजीवन ताज़ा रहेंगी। मैं अपने विनम्र श्रद्धांजलि श्री पांडे जी को समर्पित करता हूँ। और खबर बांका से है, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अद्वैत मिशन लॉ कॉलेज का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कानून की जानकारी देने वाले लोग लॉ कॉलेजों से निकलते हैं, लेकिन आज ये चिंता का विषय है कि सांसद और विधानसभाओं में कानून बनाने की जिम्मेदारी संभालने वाले ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। जो लोग कानून की व्याख्या करते हैं उनसे अगर हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो मर्यादित भाषा बोलें, तो जिनका काम कानून बनाना है उनको हम कैसे इसको स्वीकार करें कि वो अमर्यादित भाषा बोलें, वो शब्द प्रयोग करें जो शब्द किसी तरह भी स्वीकार्य नहीं हो सकते, उस तरह के नारे लगाए जाएं। ये तो समाज में उद्दंडता फैलाने का काम किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।